Hello and welcomes to all of you on my channel. My name is बलिंदु प्रताप सिंह. क्लास 9th मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम. चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम शुरू किया था हमने. ये लेक्चर नंबर 4 है जो कि इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट है. इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई लेक्चर नहीं हो सकता है नंबर सिस्टम के लिए. बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी, तो इसीलिए मैंने लिख भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और ये लास्ट लेक्चर होगा, चाहे 1 घंटे का और 1.5 घंटे का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जो 1.4 NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है, उसकी डिटेल्स, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. और अगर कोई बच्चा स्किप कर रहा है तो स्किप बिल्कुल मत करो. देखो, कभी भी सही टाइम नहीं आता. तुम सोच रहे हो गाने देख लेता हूँ, थोड़ा रील देख लेता हूँ, फिर बाद में पढ़ लूँगा. बाद कभी नहीं होता है. और जो जितना मतलब चक्कर तुम साइकिल से लगाने में धूप में निकाल देते हो, उससे बहुत कम टाइम में अगर आपके पास फ़ोन मिल गया आपको और आप अगर चला रहे हो, यूट्यूब पे हो, ये वीडियो सामने आ गई है, तो बिना स्किप किए 1-1.5 घंटे आप इसको देख लो. बहुत काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का है. चलिए, तो बिना टाइम पास किए हुए शुरू कर लेते हैं. वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हमें पढ़ना है. इसके लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा. यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली. बहुत सारी, मैंने जैसे कि बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. एक एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे. बहुत कुछ हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर. तो देखिएगा, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट हैं. घबराना नहीं, कक्षा 8वीं से ही रिलेटेड है, तो ये आपको 9th में इजीली आपको समझ में आ जाएगा. देखो, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं. परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पूरा मिला दिया जाए, मतलब प्राकृतिक, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या. रियल नंबर और उनकी संक्रियाएं वो हम पढ़ने वाले हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक्स का ये चैप्टर अगर आपको नहीं आएगा तो आगे की गणित आप नहीं पढ़ पाओगे. तो देखो, एक एक छोटी छोटी बात से शुरुआत करते हैं. पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं. देखो, परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है. अभी हम अपरिमेय पे भी आएंगे, लेकिन चूंकि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं आप कक्षा 8वीं में कर चुके हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, तो इसलिए उनके पॉइंट्स पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन पॉइंट्स पे आएंगे. एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. तो परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियम को संतुष्ट करती हैं. क्या होते हैं ये नियम? क्रम विनिमय नियम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, साहचर्य नियम और बंटन नियम. ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में अभी जस्ट कल ही मैंने एक्सप्लेन किया है, जाके आप देख सकते हो. 25 मिनट में आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये इन नियमों का पालन करती हैं. कौन? परिमेय संख्याएं. ये हम सभी को पता है. और एक और पॉइंट आपको पता है कि परिमेय संख्या में अगर किसी और परिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है. ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना. 8वीं में हम सीख चुके हैं. अब तीसरा पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं. इससे हमें एक बात समझ में आती है कि परिमेय संख्याओं का जैसे हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते थे, जिस तरह से जिन भी नियमों को वहाँ पर अप्लाई करके हम उनको जोड़ते, घटाते, गुणा या उनका भाग करते थे, वो सारे नियम योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन अपरिमेय संख्याओं के लिए भी लगा सकते हैं. मतलब उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम यहाँ पर भी मैथ्स को सॉल्व करेंगे. और एक चौथा नोट पॉइंट ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कई बार ये पूछ भी दिया जाता है कि क्या 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं मिलती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है. अगर करणी में 2 में से करणी में 2 को घटा दें तो 0 मिल जाता है, जो कि एक पूर्णांक है. अगर करणी में 3 गुणे करणी में 3 कर दें, 2 बार करणी आ गई. ये गुणा तो आपको कक्षा 8वीं में आता ही होगा. करणी हट जाएगी, केवल क्या आएगा? 3, जो कि एक कह सकते हो प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या है. तो ये अपरिमेय नहीं मिल रहा है. जैसे करणी में 17 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसी में अगर करणी में 17 से भाग देते हैं तो 1 मिल जा रहा है. यह भी एक प्राकृतिक और परिमेय संख्या है. तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है. एक 5वां पॉइंट दिमाग में सेट करके रखना है कि परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो, मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है. अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू
समझ में आ भी जाएगा। अदरवाइज अगर वैसे एग्जाम्पल देखना है, जैसे 2 मान लो एक जैसे कि परिमेय संख्या है, इसमें से अगर करनी में 3 को घटा दें, वैसे तो करनी में 3 का मान रख के कुछ दशमलव में यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 माइनस करनी में 3 है ये खुद अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। तो वही यहाँ पे समझा रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करा दे रहा हूँ ताकि जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से सवाल समझ में आएगा। एक और अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, कहता है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि मान लो करनी में 3 है, उसके साथ एक नॉन जीरो, मतलब जो कि जीरो ना हो, कोई भी परिमेय संख्या, मान लो इसमें मैं 1/2 से गुणा कर दे रहा हूँ तो मुझे करनी में 3/2 मिल रहा है, और यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, जैसे करनी में 3 और 1/2 परिमेय था, गुणा किया, करनी में 3/2, यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है। ये कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी थी। आगे चलते हैं, जरा सा देखते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि अपरिमेय संख्या अगर कोई है, उसमें किसी और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो आपको परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। परिमेय भी मिल सकता है या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। तो ये बात आपको बड़े प्रॉपर तरीके से ध्यान रखनी थी। और देखो, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये स्लाइड नंबर 1 में, ठीक है, ये पूरा, और स्लाइड नंबर 2 में, ये कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो सवाल जब करेंगे तो आपको ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आएगा, वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि 7 करनी में 5, 7 बटे करनी में 5, करनी में 2 धन 21 और पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो देखो, अगर मैं करनी में 5 की बात करूं तो करनी में 5 2.236 ... इस तरह से इसका मान आता है। तो अगर 7 करनी में 5 मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 7 गुणे करनी में 5 का मान 2.236 ... अब आगे वाला छोड़ दो, 3 अंक तक निकाल लेते हैं, गुणा कर देते हैं। 7 छक 42, 4 7 तिक्का 21 और 4 25, 2 7 दूना 14, 2 16, 1 7 दूनी 14, 1 15 और ये दशमलव और इसके आगे ... तुम देखोगे यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न दशमलव के बाद नहीं मिल रहा है, अनवसानी आवर्ती यहाँ पर दिख रहा है। तो यह भी एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कह सकते हो कि 7 करनी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 7 बटे करनी में 5 को कह रहा है, तो 7 बटे करनी में 5 अगर करें तो यहाँ पर 7 बटे करनी में 5 का मान 2.236 और वगैरह रख के इसको हल करेंगे तो वह भी जो आएगा वो एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार आएगा, और वह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और कह रहा है कि क्या करनी में 2 धन 21 की अगर बात करें, करनी में 2 और धन 21 की बात करें, करनी में 2 का मान 1.4142 और इस तरह से होता है। इसमें अगर 21 को जोड़ दें तो ये 22.4142 इस तरह से कुछ आएगा, जो कि अनवसानी आवर्ती, कोई भी एक फिक्स पैटर्न वगैरह नहीं मिल रहा है, या फिर ये शांत दशमलव भी नहीं है, तो इसलिए यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और साथ में अगर पाई माइनस 2 की बात करें, पाई का मान 3.1415 ऐसे ... आता है। तो पाई माइनस 2 की बात करें तो 3.1415 और इसमें से 2 घटा दोगे तो 1.1415 ... ये भी एक अनवसानी आवर्ती है। तो यह भी क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जो जांचना था ये सारे नंबर्स की अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, तो हमने देखा कि ये सभी के सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसमें एक चीज़ तुम देखो ध्यान से, देखो इसमें हुआ ये है, एक अपरिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से गुणा हुआ है, तो तुमको क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या मिला।
ऐसे ही एक अपरिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या में भाग दिया गया तो क्या मिला, अपरिमेय संख्या मिला। एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ा गया तो तुम्हें क्या मिला, अपरिमेय संख्या मिला। एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाया गया तो तुम्हें क्या मिला, अपरिमेय संख्या मिला। इस एग्जाम्पल से ये वाला जो नियम मैंने पढ़ाया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर आपस में जोड़ें या घटाएं तो अपरिमेय संख्या मिलती है, ये वाला पॉइंट अब उस एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और ये छठवां पॉइंट भी क्लियर हो गया कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर भाग दिया गया है और यहाँ पर गुणा किया गया है। अपरिमेय और परिमेय का तो आपको हमेशा क्या मिला, अपरिमेय और अपरिमेय ही मिला है। तो इस एग्जाम्पल से ये जो पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किया था पांचवा और छठवां, ये आपको बिल्कुल और याद करने में आसानी हो जाएगी और आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि जो लिखा है हमने वो क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जैसे कि वो क्या कह रहा है, एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया हुआ है और एक ये भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, कह रहा है इसको जोड़िए, वो कह रहा है इसको जोड़िए। तो यानी कि अगर इसको हम जोड़ें तो जरा ध्यान से देखना, 2 करड़ी में 2 धन 5 करड़ी में 3 और इसमें जोड़ना है करड़ी में 2 और ऋण 3 करड़ी में 3 को। तो देखो इसमें क्या होता है, कैसे जोड़ घटाना करते हैं अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं जो हैं एक तरह की वो एक साथ जुड़ती या घटती हैं और जो दूसरे तरह की हैं वो दूसरे टाइप से जुटेंगी या घटेंगी। जैसे कि यहाँ पे करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 वाले को देखो, 2 करड़ी में 2 और एक ये करड़ी में 2 है तो ये मिल करके 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करड़ी में 3 और करड़ी में 3 की जो संक्रिया है वो एक साथ होगी। 5 करड़ी में 3 यहाँ है और माइनस करना है उसमें से 3 करड़ी में 3, तो 5 में से 3 निकल गया तो 2 करड़ी में 3 और बच गया यहाँ पे, मतलब करड़ी में 2 और करड़ी में 2 मिलकर के यहाँ पे 3 करड़ी में 2 हो गया और 5 में से 3 निकल गया तो 2 करड़ी में 3। अब इसको जोड़ करके इससे ज़्यादा और सरल नहीं कर सकते हैं, चाहे तो करड़ी में 2 का मान दशमलव में रख के करड़ी में 3 का मान रख के कुछ दशमलव में आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने जोड़ दिया, ये हमारा आंसर है 3 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 3 धन 2 करड़ी में 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हमें सारा खेल जो यहाँ पर देखना है वो अपरिमेय संख्याओं के लिए देखना है और कुछ कुछ विशेष खेल अभी आगे परिमेय संख्याओं के लिए भी देखना होगा, बट जो बेसिकली हम जोड़ घटाना सिंपल वाला 8वीं में कर चुके हैं उससे थोड़ा ऊपर की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये तुमने एक चीज़ देखा कि ये भी जो हमें मिला है ये भी क्या है, ये कहीं ना कहीं एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को जोड़ या घटाना या गुणा या भाग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें अपरिमेय ही मिलेगा, कई बार परिमेय भी मिल जाता है और कई बार अपरिमेय भी मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ जरा चलिएगा। 6 करड़ी में 5 को 2 करड़ी में 5 से गुणा कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है 6 करड़ी में 5 को गुणा करना है किससे, 2 करड़ी में 5 से। तो देखो इसमें सिंपल क्या होता है कि ये जो 6 और 2 प्राकृतिक संख्याएं या परिमेय संख्या है तो इनका गुणा एक साथ कर दो, 6 दूनी 12 और बाकी गुणे का चिन्ह लगा दो और करड़ी वालों का गुणा एक साथ कर दो। देखो करणी में 5 और गुणे करणी में 5 सेम चीज़ है, 2 बार करड़ी आई तो करणी हट जाएगी, केवल 5 बचेगा और 12 बचे कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। तो तुम देख रहे हो यह क्या था, एक अपरिमेय संख्या था और यह भी क्या था, एक अपरिमेय संख्या था, लेकिन इनका गुणा किया तो 60 एक कैसी संख्या मिल गया, परिमेय संख्या मिल गया। तो वही ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा है ये वाला कि अपरिमेय संख्या को जोड़ घटाना गुणा या भाग करेंगे एक अपरिमेय संख्या से तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिखा रहा है कि यहाँ पर जोड़ा हमने तो संयोग से अपरिमेय मिल गया और यहाँ गुणा किया तो हमें एक परिमेय संख्या मिल गया। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, बेकार के नहीं है, वो अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बाद में आगे जाके फिर आदमी वही कहता है कि कक्षा 9 में ठीक से पढ़ लिया होता तो ऐसी दिक्कत नहीं आई होती। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ स्पेशल कर लेते हैं। अब ये कह रहा है 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए। वो कह रहा है 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए। तो एक काम करो, इसका एक साथ भाग दे दो, 2 एक करने 2, 2 चौक के 8 और तो ये हो गया 4। करड़ी में 15 को चाहो ना तो करड़ी में 5 गुणे 3 लिख दो और बटे करड़ी में 3 रहने दो। और जब करड़ी के अंदर ऐसे लिखा हो ना तो इसका मतलब होता है कि
5 के ऊपर भी करड़ी है और गुणे 3 के ऊपर भी करड़ी है। तुम अलग अलग भी लिख सकते हो। अभी ये भी मैं पूरा डीप में तुम्हें समझाऊंगा कि अपरिमेय संख्याओं में कब तुम ये करड़ी बाहर कर सकते हो और कब ये करड़ी बाहर नहीं आएगी, कब ये संख्या बाहर नहीं आएगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ मैं कह रहा हूँ, इतना कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा कि मतलब मज़ा आ जाएगा। बट एक करणी में 3 मैंने रख दिया। अब करणी में 3 से करणी में 3 कट गया तो आपको अल्टीमेटली 4 करणी में 5 मिला, जो कि खुद एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पर हल भी किया और हमने देखा कि ये जो रूल्स थे ये 5वां 6ठा और ये देखो, ये वाले का तो मैंने यहीं पे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और ये जो ऊपर मैंने पढ़ाया है ये तो आप 8वीं में पढ़ चुके हो, जस्ट आपको एक बार मैंने रिवाइज कराया था और ये वाले रूल को भी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि ऐसा रूल क्यों बताया गया है। बट आप ध्यान रखना, और ये चीज़ें अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं अभी जस्ट आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इतना एक बात ध्यान रखना कि जो भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं वो बेकार के नहीं है, वो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और अगर ये करड़ी के जो गुणा करने नहीं आ रहा है या कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है तो घबराओ नहीं, जस्ट आज ही इसका मसला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो देखो, मैंने कहा था ना आज ही मसला ख़त्म करेंगे, वो तो कॉन्सेप्ट की बात थी, लेकिन बाकी की चीज़ों का मसला भी आज ही निपटा देते हैं। ठीक है, आज ही निपटा देते हैं, घबराना नहीं और थकना नहीं, है ना। एक काम करते हैं, देख लेते हैं, आज इन सबको निपटाते हैं। देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक बहुत ही जो बेसिक, एक मैं कह रहा हूँ कि वीक स्टूडेंट हो। ठीक है, वीक स्टूडेंट हो और आप बेसिक चीज़ें आपको आती हैं मैथ्स में, बहुत ज़्यादा आपको वो डीप नॉलेज नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ही प्यार से प्रॉपर तरीके से मैं एक एक ऐसी छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करूँगा कि इसके बाद जो संक्रियाएँ हैं, अपरिमेय संख्याओं का जो जोड़ घटाना गुणा या भाग है, जोड़ घटाना गुणा या भाग है, ये बड़े आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना, ये जो चिन्ह बना हुआ है इस चिन्ह को करड़ी चिन्ह कहते हैं, करड़ी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इसी को रेडिकल साइन कहा जाता है, रेडिकल, RADICAL, रेडिकल साइन कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ने में कोई कठिनाई तो है नहीं। और साथ में देखो, ये करड़ी के ऊपर यहाँ एक नंबर लिखा होता है, जैसे इस तरह से बना करके यहाँ पे 2 लिख दिया तो तुम कहते हो वर्गमूल है। करड़ी में अगर 3 लिख दिया तो कहते हैं घनमूल है। तो अगर वही मान लो एक जनरल बात करें कि n लिखा हो, nवां मूल a का निकालना हो और अगर उसका मान b के बराबर हो, तो तुम कभी भी ये जो a है बराबर b के घाते n ऐसा लिख सकते हो। याद रखो, ये कई बार कैलकुलेशंस में काम आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से है, कहने का मतलब दोनों के घाते n कर दें, अगर दोनों के घाते n कर दें, यहाँ पर देख लो कि ये nवां मूल था a का और ये बराबर b के है, और दोनों के घाते अगर n कर दें तो क्या होगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा b के घाते n। तो इस तरह से कभी भी लिख सकते हो, a और b 0 से बड़े हैं और n याद रखना हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब कि ये जो करड़ी के ऊपर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 5 6 धनात्मक पूर्णांक चाहिए। -2 लिखा होगा गलत होगा, -3 लिखा होगा गलत होगा, माइनस में कुछ भी लिखा होगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो आई होप कि अब ये वाला जो अगर डाउट होगा भी तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा अब तक। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे तो करड़ी चिन्ह और ये a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, जहाँ पे n धनात्मक पूर्णांक है, आपको समझ में आ गया। और जैसे इसका मतलब क्या है मैंने अभी समझा दिया थोड़ी देर पहले कि अगर इसके अंदर 2 लिखा है तो a का वर्गमूल निकालना है, अगर इसके अंदर 3 लिखा है तो a का घनमूल निकालना है, अगर इसी करणी के अंदर 4 लिखा होता तो तुम कहते चौथा मूल, 5वां मूल, 6ठा मूल। ठीक है, और देखो वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाओं को आइडेंटिटीज कहा जाता है। आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीका और समीकरण में अंतर ये होता है ना कि देखो, आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि कोई भी सर्वसमीका वो LHS और उसका RHS हमेशा बराबर होता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर तुमने पढ़ा होगा कि क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसमें a और b का तुम दुनिया का कोई भी मान रख देना, बायां साइड हमेशा दाएं साइड के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो उसी को सर्वसमीका कहते हैं, जो a और b के हर मानों के लिए सत्य हो। तो वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। देखो ये बात ध्यान रखना कि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ऋण लिखा करड़ी के अंदर
इसके अंदर ऋण वीड़ वाले नंबर नहीं चलेंगे, इसके अंदर ऋण वीड़ वाले नंबर नहीं चलेंगे। अगर धनात्मक संख्याएं हैं तब, अब देखो तुम्हें सिखा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर करड़ी के अंदर कहीं ऐसे ए बी लिखा है गुणे में, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब गुणे का चिन्ह है, तो ये करड़ी ए के ऊपर हो सकती है और गुणे करड़ी बी के ऊपर हो सकती है। मतलब करड़ी में ए बी बराबर करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पूरी करणी में ए बटे बी है तो वही बात भाग में भी ए करणी में ए कर दो और बटे करणी में बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगर कभी एक ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो करणी में ए प्लस करणी में बी और दूसरे में करणी में ए माइनस करणी में बी, तो तुमको एक तो फॉर्मूला याद आ ही रहा होगा कि अगर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो तो तुम कहते हो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो वही लगा दो। ए स्क्वायर यानी कि करड़ी में ए का स्क्वायर कर दो और माइनस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी में बी का स्क्वायर कर दो, और करड़ी का स्क्वायर करोगे तो केवल ए बचेगा और करड़ी का स्क्वायर करोगे तो केवल बी बचेगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाता है, ए माइनस बी आ जाता है। करड़ी अपने आप क्या होती है, खत्म हो जाती है। और अगर कभी ए, देखो इसका भी यूज है तभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अभी आगे सवाल में आएगा। ए प्लस करड़ी में बी है और एक ब्रैकेट में ए माइनस करड़ी में बी है, तो इसमें भी ए प्लस बी माइनस बी लगाओगे तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी में है बी तो स्क्वायर होते करड़ी खत्म हो जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे भी करड़ी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, करड़ी में वर्गमूल में आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अभी सवाल में और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखो कुछ एक और चीज़ें हैं जो आपको मैं पहले बता देता हूँ, तब जाके ये सवाल लगाएंगे। एक ये चीज़, जैसे मान लो अगर करड़ी में ए धन करड़ी में बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे में करड़ी में सी धन करड़ी में डी है, तब इसका मान कैसे निकलेगा। तो सिंपल वही अपना पुराना वाला सिस्टम लगाओ कि इसका गुणा पहले इन दोनों में करो, तो करड़ी में ए का गुणा करड़ी में सी से होगा, तो करड़ी में ए सी हो जाएगा और प्लस लगा दो, यहाँ पर प्लस है तो, और करड़ी में ए का करड़ी में डी से करो तो करड़ी में ए डी हो जाएगा, ए डी। अब इसका गुणा इन दोनों में करो तो प्लस करड़ी में बी सी और प्लस करड़ी में बी डी हो जाएगा। इस तरह से अगर कहीं सवाल आ जाए तो जैसे नॉर्मली क्रम विनिमय साहचर्य और बंटन नियम होते थे गणित में लगाते थे, वही सेम नियम लगा के गुणा करेंगे। बस तुम्हें लॉजिक क्या लगाना है कि करड़ी के अंदर अगर करड़ी करड़ी में गुणा है तो ये करड़ी में ए गुणे करड़ी में सी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, करड़ी के अंदर दोनों को ले लो, ए सी करड़ी के अंदर ए डी, करड़ी के अंदर बी सी और करड़ी के अंदर बी डी। इस तरह से आप गुणा कर सकते हो। और अगर मान लो करड़ी में धन करड़ी में बी का होल स्क्वायर है तो सिंपल गणित लगाओ, इसको मानो ए और इसको मानो बी, तो ए स्क्वायर यानी करणी में ए का स्क्वायर जाएगा तो केवल ए बचेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी करणी में बी का स्क्वायर, करणी खत्म हो जाएगी, बी बचेगा, और प्लस 2 बी होता है तो करणी में ए और गुणे करणी में बी। इसको अच्छे से लिख दो तो a प्लस बी प्लस 2 और ये पूरा करणी में अंदर आ गया ए बी, क्योंकि तुमको अभी मैंने पढ़ाया है ना, मैंने कहा था ना ध्यान देना, देखो पढ़ाया है ना, करणी में ए बी है तो इसको करणी में ए गुणे करणी में बी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी मेथड के हिसाब से मैंने इसको अच्छे से लिख दिया, तो ये इसका मान ये आ जाएगा। आई होप कि करड़ी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो कुछ सवाल की मदद से अब हम अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा सीख लेते हैं, बनाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। भागना नहीं क्लास छोड़ के, ठीक है, भागना नहीं, साइकिल से चक्कर लगाने निकल पड़ते हो तो अभी नहीं निकलना, धूप बहुत है, पढ़ लो। और एक चीज़ और कहता है, निम्न को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब क्या है, जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से ये कह रहे हो कि अरे ये तो खुद ही सरल है, अब इसको और क्या सरल करें। सरल करने का मतलब क्या है, यहाँ देखो कोने में क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि सरल करना। इसका अर्थ है कि व्यंजक को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग के रूप में लिखा होना चाहिए। अब देखो ना, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर दोनों का गुणा हुआ है ना, गुणा उड़ा हमें नहीं चाहिए। उनको सरल करने का मतलब ये है कि क्या करना है कि उनको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग के रूप में आपको लिखना है। तो चलो सरल कर लेते हैं इसको। देखो जरा ध्यान से, अगर ये इस तरह से इसको सरल करना है, कैसे करोगे, सिंपल गणित लगाओ। सिंपल गणित मतलब ये 5 है ना, प्लस 5 है, 5 का गुणा पहले इन दोनों में करो तो 5 दूनी 10 धन। अब 5 का गुणा करड़ी में 5 से तो हो नहीं पाएगा, तो बस 5 करड़ी में 5 इसको लिख सकते हो। देखो यही लॉजिक आपको सीखना है। अब करड़ी में 7 का गुणा वापस से इन दोनों से कर दो तो करड़ी में 7 का गुणा 2 से होगा तो 2 करड़ी में 7 लिखना पड़ेगा। अब कोई बच्चा 2 सते करड़ी में 14 नहीं लिखेगा, कोई बच्चा 5 और करड़ी में 5 का गुणा 5 करड़ी में 5 लिखना है, 5 × 5 = 25 मत लिख देना, ठीक है।
और करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 5 से करोगे तो करड़ी के अंदर, चूंकि दोनों में करड़ी है तो करड़ी के अंदर 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात समझ गए। अब तुम देखोगे कि इसमें कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये 10 अलग है, ये करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, करड़ी में 35 है। तो ये अब देखो ना, यहाँ कहीं भी गुणे का कोई चिन्ह नहीं है, सब प्लस में हो गया। तो ये सरल करके ये तुम्हारा आंसर आ गया। यही आपका सरलीकरण का यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखो दूसरे सवाल पे आओ, इसको जरा गौर करो। 5 धन करड़ी में 5, 5 ऋण करड़ी में 5। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर 5 को ए माने और करड़ी में 5 को बी, तो ए प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है अलग अलग ब्रैकेट में। और ये तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो लगा दो ना, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, करड़ी में 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर, करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल 5 बचेगा। 25 में से 5 गया, आ गया 20। तो इसका सरलीकरण करके इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को बनाते हैं। इसको मान लो a, इसको मान लो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लगा दो। मैंने कहा था ना, ये वाला लगा दो। देखो इस तरह से अगर कोई सवाल है तो सीधा आंसर लिखना चाहो तो सीधे ये लिख दो, और नहीं तो फॉर्मूला अगर तुम्हें रटना नहीं है तो रटने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, रटने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम क्या करो, सिंपल तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करणी में 3 का स्क्वायर तो 3 बचेगा, प्लस बी स्क्वायर करणी में 7 का स्क्वायर तो 7 बचेगा, प्लस 2ab, 2 इंटू करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 7। अब क्या होगा, 3 धन 7 धन, अब यहाँ गुणे है ना तो 2 रहने दो, और ये करड़ी के अंदर 7 और 3 को ले लो, क्योंकि दोनों के ऊपर करनी है, तो 7 त्रिक 21, बस खत्म। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, करड़ी में 11 को a मानो और इसको मानो b, तो a माइनस बी, और यहाँ पे वही सेम चीज़ a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर यानी करणी में 11 का स्क्वायर 11 बचा, माइनस बी स्क्वायर करणी में 7 का स्क्वायर यानी 7 बचा। 11 में से 7 7 4 11 घटा दो तो 4, इसका आंसर आ गया 4। इस तरह से आप करड़ी के भी सवालों को हल कर सकते हो। जो करड़ी वाले सवाल हैं, अपरिमेय संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं वो कर सकते हो, क्योंकि परिमेय तो 8वीं में कर चुके हैं। अब इसमें हम अपरिमेय का ही संक्रिया करेंगे। तो आगे चला जाए, बिल्कुल चला जाए। देखो अब एक चीज हमें पढ़नी है, परिमेयकरण। परिमेयकरण इंग्लिश में इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइज करना, परिमेयकरण करना क्या होता है, इसका मतलब होता है कि परिमेयकरण अर्थात हर को एक परिमेय संख्या में परिवर्तित करना, हर को एक परिमेय संख्या में परिवर्तित करना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1 करणी में 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अभी करणी में 2 बटे के नीचे जो करड़ी आ गई ना, ये करड़ी आने से पता दिक्कत क्या हुआ, सवाल को हल करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि करणी में 2 का मान तो हमें पता नहीं है, और अगर पता भी है 1.4142 डैश 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 रख दें तो भाग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी हर में करणी आने से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं समस्या हो रही है कैलकुलेशन में। तो जो कैलकुलेशन है उसको ईजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। और ये होता क्या है कि हर को एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना होता है। तो यहाँ पर भी देखो 1 करणी में 2 जो है इसको हमें परिमेयकरण करना है, इसको हर को यहाँ से परिमेय संख्या में बदलना है, जबकि ये अपरिमेय में है। अब कैसे बदलोगे, तो तुम्हें भी पता है कि कभी भी अगर करणी में 2, ये तभी बदल सकते हैं जब करणी में 2 का स्क्वायर हो जाए। यानी कि अगर करणी में 2 का गुणा खुद करणी में 2 से कर दिया जाए तो ये 2 बार आने की वजह से करणी खत्म हो जाएगी और केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। भाई करणी में 2 का स्क्वायर 2 आता है ना, या करणी में 2 गुणे करणी में 2, इस तरह से अगर हो जाए तो 2 बार करणी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। और जैसे ही 2 बचेगा तो ये इसका परिमेयकरण हो जाएगा, ये नीचे से जो हर है वो एक परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन करणी में 2 का स्क्वायर या करणी में 2 गुणे करणी में 2 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा समझना। पाने के लिए नीचे करणी में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर जबरदस्ती नीचे गुणा कर रहा हूं तो ऊपर भी मुझे करणी में 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर इस वाले एक्सप्रेशन से मैं गुणा करता हूं करणी में 2 और बटे करणी में 2 से, तो ये कट के 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या में, यानी कि 1 करणी में 2 से मैं 1 से गुणा कर रहा हूं तो वो तो 1 करणी में 2 ही रह जाएगा ना। हमें 1/2 के हर का परिमेयकरण करना है, 1 करणी में 2 का मान नहीं बदलना है, 1 करणी में 2 को ही नहीं चेंज कर देना है, बस नीचे से क्या करना है, हमें अपरिमेय हटा के परिमेय लाना है। तो इसलिए लॉजिक मैंने क्या लगाया कि भाई करणी में 2 तभी हटेगा जब करणी में 2 से इसमें गुणा करें, और अगर नीचे करेंगे तो वही देखो, कभी भी ये जो भिन्न होती है ना,
अंश बटे हर। इसमें अंश में जो कुछ भी गड़बड़ी करो, जो कुछ भी छेड़छाड़ करो अंश में, वही सेम गड़बड़ी सेम छेड़छाड़ हर में भी करो, सेम टू सेम। तो इस अंश बटे हर, इस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहानी में दो, कहानी में दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा किया तो ये तो वैसे भी एक हो जाएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने से। बात समझ रहे हो? और अगर इतना भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखो कि अंश में जो चीज़ चेंज करो वही सेम चीज़ हर में भी करो, तो उस भिन्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में। ठीक है, अगर यहाँ तक बने हो और पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, लाइक करके और फटाक से शेयर कर देना दोस्तों में। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो कि जिसको पढ़ना है पढ़ लो यहाँ से आके। ठीक है, अगर समझ में आता है, तुम्हें लगता है कि वीडियो वर्थ है, तभी करना है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लगा दो। ठीक है, चलो तो 1 बटे करणी में 2 और गुणे, अब करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो करणी में 2 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, करणी में 2 और बटे ये करणी में आपस में गुणा होगा तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो करणी में 2 और बटा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका परिमेयकरण हो गया। बात समझ रहे हो? अब देखो ना, ये थोड़ा आसान नहीं लग रहा है, 1.4142 और डॉट डॉट डॉट, इसमें 2 से भाग देना है तो आसानी से दे देंगे। लेकिन वही अगर 1/1.4142 ऐसे लिखा होता तो ये 1 बटे करणी में 2 जब था इस तरह से लिखा होता, 1 बटे करणी में 2 का मान रख के, तो भाग देना कितना मुश्किल हो जाता। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है, हर को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। तो आई होप 1/2 का परिमेयकरण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, 1 बटे करणी में 2, ऊपर करणी में 2 से गुणा और नीचे करणी में 2 से गुणा, तो करणी में 2 और बटे कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा आंसर है। चलिए और भी अच्छे सवाल लगाते हैं। देखो यहाँ पर अब 1/2 धन करणी में 3 के हर का परिमेयकरण करना है। अब इसका परिमेयकरण कैसे होगा भाई, 1/2 धन करणी में 3, अब इसका परिमेयकरण कैसे होगा, बड़ी समस्या है ना। कोई समस्या नहीं है, नीचे एक और परिमेय संख्या है, हमें क्या करना है, परिमेयकरण करके उसको परिमेय बनाना है। तो एक बात सोचो, थोड़ी देर पहले तुमको ये पढ़ाया था ना, अब तुम कहोगे कि बाद में कहो कि ऐसे पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, रूल पता नहीं कौन कौन से नियम है ना। तो कौन कौन से नियम ऐसे ही नहीं पढ़ाया। देखो यहाँ पर अगर a धन b और a ऋण b है तो ये करणी वर्णी खत्म होके a माइनस b आ जाता है, वो परिमेय संख्या बन जाती है। देख रहे हो क्या हो रहा है, यानी कि अगर कोई एक और परिमेय संख्या है a प्लस b में और a माइनस b उसको दे दें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे ही करेंगे करणी वर्णी खत्म, बिल्कुल a माइनस b एक परिमेय संख्या आ जाती है। अब इस वाले रूल का फ़ायदा उठाओ ना, उस वाले रूल का फ़ायदा उठाओ और तुम क्या करो, देखो इसको मानो a और धन इसको मानो b, तो ये a धन b, 2 धन करणी में 3 है। अगर इसमें 2 ऋण करणी में 3 से गुणा कर दें तो ये क्या है, a धन b और ये क्या है, a ऋण b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो 4 और माइनस करणी में 3 का स्क्वायर 3, 1, मतलब कहने का है कि परिमेय संख्या में बदल जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नीचे गुणा करना पड़ेगा 2 माइनस करणी में 3 से। लेकिन अगर मैं नीचे करूंगा तो मुझे मजबूरी में ऊपर भी 2 माइनस करणी में 3 से गुणा करना पड़ेगा। और देखो ना, जैसे ही ये काम करोगे 2 माइनस करणी में 3 में 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस करणी में 3 आएगा। और बटे ये तो a धन b और a ऋण b, इसीलिए मैंने लगाया था। a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर, यानी कि करणी में 3 का स्क्वायर। अब करणी का स्क्वायर होते ही आपको पता करणी खत्म हो जाती है, तो 2 ऋण करणी में 3 और बटे 4 माइनस कितना बचा, 3। तो ये कितना आ गया, 2 माइनस करणी में 3 और बटे 1, या फिर ये कह सकते हो कि 2 माइनस करणी में 3। ये आपका परिमेयकरण हो गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ रहे हो? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी चलिए आगे चलते हैं। अब इस तरह का सवाल आ गया, इसका परिमेयकरण करना है, तो अब तुम बताओ ना मुझे, 5 बटे करणी में 3 माइनस करणी में 5 परिमेयकरण करना है। तो इसको a मानो, इसको b, a माइनस b। तो एक काम करूं मैं, अगर a प्लस b यानी कि करणी में 3 धन करणी में 5 से गुणा कर दूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते ही करणी खत्म हो जाएगी। अब नीचे गुणा किया है तो वही करणी में 3 धन करणी में 5 में से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 करणी में 3 धन 5 करणी में 5 अब बटे में a ऋण b, a धन b, तो a स्क्वायर यानी करणी में 3 का स्क्वायर 3 अब माइनस b स्क्वायर यानी करणी में 5 का स्क्वायर, तो कितना बचा, 5, यानी कि ये बराबर आ गया 5 करणी में 3 धन 5 करणी में 5 अब बटे 3 माइनस 5 माइनस 2, परिमेयकरण हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देख रहे हो लॉजिक। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, एक और सवाल बनाते हैं। देखो
अब वो कह रहा है कि 1/7 धन 3 करणी में 2 के हर का परिमेयकरण करिए। तो ये भी इजी है। चलो मैं वैसे इसको एज अ होमवर्क सोच रहा था तुम्हें दे दूं, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ। 1/7 धन 3 करणी में 2 है। चलो 1 सेकंड का टाइम दिया, तुम बताओ कि किससे गुणा करोगे, बताओ किससे गुणा करना चाहोगे, कैसे परिमेयकरण करोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि इसको A और इसको B मान लेता हूँ 3 करणी में 2 को, तो एक काम करता हूँ, अगर इसको A ऋण यानी कि 7 ऋण 3 करणी में 2 से गुणा कर देता हूँ, और ये नीचे करूँगा तो वही 7 ऋण 3 करणी में 2 से गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, यानी कि तुम्हें समझ में आया है। तो गुणा कर दो, ऊपर आ जाएगा 7 - 3 करणी में 2 अब बटे नीचे A² यानी कि 49 माइनस B² यानी कि 3 करणी में 2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। A² - B² लगाते हैं तो यहाँ पर 7 ऋण 3 करणी में 2 बचा, और नीचे 49 माइनस, जरा ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर 9 और गुणे ये करणी में 2 का स्क्वायर जब करोगे, करणी में 2 का तो करणी खत्म हो जाएगी, केवल बचेगा 2। समझ रहे हो? देखो ये इसका स्क्वायर करना एक अपने आप में अच्छा टास्क है कक्षा 9वीं के स्टूडेंट के लिए, इतना आसान नहीं है। तो समझ लो, ये अलग से स्क्वायर, इसका अलग से स्क्वायर कर सकते हो और करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना है। तो 9 और गुणे करणी में 2 का स्क्वायर में केवल क्या बचा, 2। तो 9 दूना कितना आ गया, 18। तो लिख सकते हो 7 ऋण 3 करणी में 2 बटे 49 माइनस 9 दूनी 18 बराबर 7 ऋण 3 करणी में 2 अब बटे 49 में से 18 घटा दो, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3। ये जो भी आया यही आपका क्या है, परिमेयकरण के बाद आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, हार नहीं माननी है। कहते हैं लोग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, मेरा अलग है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। खोने होने की बात नहीं करता हूँ मैं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये जो साइकिल से चक्कर काट रहे हो ना, साइकिल से चक्कर काट रहे हो, ये चक्कर काटना छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, मौका मिला है तो पढ़ लो। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को तो करूँगा ख़त्म मैं, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं और इसको भी निपटा देंगे हम लोग, आज ख़त्म करेंगे, चाहे वो घंटे भर का लेक्चर हो जाए। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो भागने के लिए सोच रहे हैं कि बंद कर देते हैं, तो एक बात जान लेना कि इंतज़ार मत करो। ठीक है, किसी भी चीज़ का कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंतज़ार करोगे तो वो तुम्हें कभी भी सही समय मिलेगा ही नहीं कि जब तुम पढ़ाई कर पाओ। सही समय तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा, वो हमेशा टालते रहोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम आ जाएगा और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हुनर देखो सब में होता है। वो कहते हैं ना कि हुनर सब में होता है, बस फ़र्क इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो अगर तुम्हें छापना है, अगर तुम्हें पॉपुलर होना है, अगर तुम्हें नाम कमाना है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो इसी बात पे वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांकों के नियम है इनको भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली कक्षा 8 में पढ़ चुके हो, बस एक बार मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा और तुम्हें हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीज़ मिल जाए। और इसके बाद जो अपरिमेय संख्याओं का या परिमेय संख्याओं का जो घातांकों का नियम है ना, वो तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें वो चीज़ तो नई कक्षा 9 के लिए सीखने को मिलेगी ही। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम देखो, घातांक नियम को इंग्लिश में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहा जाता है, और कई सारे होगा तो एक्सपोनेंट्स इसलिए मैंने लिखा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या घातांकों के नियम क्या है, देखो बेसिक से शुरू करता हूँ। अगर जैसे a की घाते m लिखी हुई है, तो ये जो a है, ये a है, इसको आधार कहते हैं या इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है। और ये जो घात में m लगा हुआ है, इसको घातांक कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जहाँ a और m ये दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम जैसे 2 की घाते 5 लिखा हो, तो 2 आधार है और 5 उसका क्या है, घातांक है। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। बेसिक तुम ये जानते हो। ठीक है, अब इनके नियम क्या है। पहला नियम तो ये तुमने पढ़ा ही है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि अगर आधार सेम है, देखना पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर आधार सेम है तो इनकी घातें गुणे का अगर चिन्ह है इनके बीच में, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी a की घाते m प्लस n आप लिख सकते हो। दूसरा नियम देखो, अगर a की घाते m और उसकी घाते n है, तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, a की घाते m इंटू n लिख सकते हो। a की घाते m
बटे ए की घाते n है। अगर आधार सेम है, देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी, आधार सेम है, तो इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाली घात है ऊपर जाती है और उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी a की घाते m माइनस n हो जाता है, जहाँ पर कि m ग्रेटर देन n है। m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। नीचे से ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस n, अभी वो भी बताऊंगा कि नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस क्यों होता है, बट याद रखो a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर m माइनस n। और चौथा रूल क्या है, देखो अगर a की पावर m इंटू b की पावर m है, मतलब कि आधार अलग अलग है a और b, लेकिन घातांक सेम है m और m, तो तुम a और b को एक साथ लिख के गुणा करके और इसकी घाते में m लिख सकते हो। ये घातांकों के नियम है। जैसे कि एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। 17 की घाते 2 गुणे 17 की घाते 5 है। 17 17 आधार सेम है, तो इसको 17 की घाते आपस में घाते जोड़ दो, 5 2 7, सीधे 17 की घाते 7 लिख सकते हो। दूसरा, अगर 5 के घाते 2 और इसकी घात में 7 है तो 7 का 2 में गुणा हो जाता है, सीधे इसको 5 की घाते 7 दूना 14 लिख सकते हो। 7 में 2 से m इंटू n, 7 में 2 से गुणा कर दो, 7 दूना 14 आप लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है 23 और 23 सेम है, तो ये 23 की घाते ऊपर तो 10 था, ये नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो -7, यानी कि ये 23 की घाते 10 में से 7 गया, 3 बचा, ऐसे इसको लिख सकते हो। और जैसे यहाँ पर 7 के घाते 3 गुणे 9 के घाते 3 है, तो यहाँ पर ये तो अलग है लेकिन घाते सेम है, तो 7 गुणे 9 एक साथ लिख के इनकी घाते 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 7 63 की घाते 3 भी आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नोट पॉइंट है कि a की पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा। अगर a की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। किसी भी संख्या की घात 0 कर दें तो इसका मान क्या होता है। तो 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 कर दें तो इसका मान होता है 1। इसका हमेशा मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे वो a की घात कोई भी नंबर हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी घात के ऊपर तुमने 0 लिख दिया तो a की पावर 0 का मान कितना होता है, वो 1 होता है। वो आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। a की पावर 0 जब पूछा जाए, देखो घातांक में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3, उसके लिए भी आगे भी पढ़ाऊंगा। बट अगर a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, कैसे 2 की पावर 0 का मान कितना है, तो तुम कहोगे 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इस बात को आपको। और साथ में एक चीज़ और देखो, अगर जैसे अभी पढ़ाया था ना, ये वाला रूल कहाँ गया, ये वाला तीसरा वाला कि a की पावर m अपॉन a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। लेकिन अगर मान लो इफ़ m 0 हो जाए, ये m जो है वो 0 हो जाए, देखो यहाँ से एक अच्छा रिलेशन निकल के आएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर m 0 हो जाए तो क्या होगा, तुम a की घाते 0 लिखोगे बटे a की घाते n लिखोगे, और बराबर में a की घाते m की जगह पे 0 और माइनस n लिख दोगे। अब a की घाते 0 का मान अभी पढ़ाया मैंने, कितना होता है 1, तो ये क्या होगा 1 बटे नीचे में क्या है a की घाते n, और बराबर ऊपर में क्या बचा, a की घाते 0 में से n घटेगा तो माइनस n बचेगा। यानी कि अब यहाँ से तुम देख रहे हो कि एक रिलेशन अपने आप मैथमेटिक्स में निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि 1 बटे a की घाते n है, तो इसको कभी भी हर से पूरा का पूरा अंश में उठा के ले जा सकते हो, बशर्ते a तो वही रहेगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा, a की घाते क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। बल्कि अगर a की घाते माइनस n रहता तो ऊपर ले जाते तो a की घाते n हो जाता। ठीक है, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि 1 बटे a की पावर अगर n है तो इसको अंश में ले जाओगे तो a की पावर ये घात पे माइनस ऐसे लिख सकते हो। और अगर 1 बटे a की पावर माइनस n है तो इसको ऊपर ले जाके पूरा अंश में a की घाते माइनस हटा दो, उल्टा कर दो, प्लस n आप कभी भी लिख सकते हो। देख रहे हो कितना अच्छा चीज़। और a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, अब जब हम इतना कुछ जान ही गए हैं तो कुछ एक और सवालों को बना लेते हैं। जैसे ये एक सवाल है कि 17 के घाते 2 और गुणे 17 के घाते -5, तो 17 के घाते आपस में जोड़ दो, मतलब कि 2 धन और -5, धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा, तो 2 ऋण 5 हो जाएगा, यानी ये 17 के घाते 2 - 5 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है 17 की घाते 5 में से 2, और चूंकि 5 बड़ा है तो -3 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि इसको चाहूँ मैं अच्छे से लिख दूँ तो इसको मैं जो
एक अकेला इसके बटे एक तो मान ही सकता हूँ, इस पूरे को अगर मैं नीचे लाऊं तो 1/17 की घाते और -3 + 3 में बदल जाएगा, तो 1/17 के घाते 3 लिख सकता हूँ। इस तरह से ये वहाँ पे आप समझ सकते हो। और जैसे ये है, इसमें अब 5 की घाते 2 की घाते -7, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 की घाते 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा। या इसी को मैं चाहूँ तो 1/5 की घाते 14 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस सवाल को जरा देखना। इस सवाल में क्या 23 की पावर -10 है और बटे 23 की पावर 7 है, 23 की पावर 7 है। तो इसको एक काम कर सकता हूँ मैं, 23 की पावर -10 है, इस पूरे को ऊपर ले जाऊँ, या ऐसा करो ना, 23 और 23 सेम है, तो घात भाई a की पावर m अपॉन a की पावर n जैसा है ना, तो a की पावर m - n कर दो, -10 और -7 हो जाएगा। तो ये बराबर में क्या लिख सकते हो, 23 के घाते -17 लिख सकते हो, या इसको 1/23 के घाते -17 हटा के +17 इस तरह से लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अगर करना है, देखो अब चूंकि ये अलग है ये अलग है, लेकिन घाते सेम है, तो एक काम करता हूँ 7 × 9 एक साथ कर देता हूँ और इन दोनों के घाते -3 कर देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कर सकते हैं हम लोग। a की पावर m × b की पावर n था, तो ab की पावर mn, अगर एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, a की पावर अगर m है इंटू b की पावर भी m है, तो हम a b एक साथ लिख के और इसकी पावर m कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया, 9 सते कितना हो जाता है, 9 सते 63 की पावर में -3, या इसको अच्छे से लिखें तो 1/63 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको घातांकों का ये जो नियम है या हेरा फेरी है ये समझ में आ गया होगा, आप कैलकुलेशन बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की, क्योंकि सामान्य जो प्राकृतिक संख्याएं थी या घातांकों का नियम था a की पावर m इंटू a की पावर n, ये सब जो हम पढ़ते आए हैं, परिमेय संख्याओं के लिए हमने नहीं पढ़ा था, तो वो हमने रिवीजन कराया था। अब क्लास 9th में परिमेय संख्याओं के लिए जरा इन नियमों को देखना कि कैसे ये नियम काम करते हैं। अब कह रहा है कि माना अगर a > 0 एक वास्तविक संख्या है, और ध्यान देना p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी पीछे नियम पढ़े हो, ये वाले जितने भी नियम पढ़े हो, ठीक है, ये सारे के सारे परिमेय संख्याओं वाले घातांकों पे भी लागू होते हैं। मतलब कि अगर a की घाते p इंटू a की घाते q है तो p + q हो जाएगा, p की पावर q है तो pq हो जाएगा, p बटे q है, a की पावर p बटे a की पावर q, तो p - q हो जाएगा। और अगर p पावर सेम है और ये अगर आधार अलग अलग है, a है b है, तो उन आधारों का आपस में गुणा कर दो और घात इनकी क्या करो, पूरी के घाते p आप लगा सकते हो। ठीक है, और देखो हाँ ये अच्छा चीज़ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे a की पावर m/n है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि a की पावर 1/n लिख दूँ, 1/n, और इसके पूरे की पावर में क्या लिख दूँ, m लिख दूँ। कई बार सवाल लगाने में बहुत हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ। तो a की पावर में मैंने क्या कहा, 1/n लिख के और उसकी पावर में, क्योंकि a की पावर m और होल पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो m/n, a की पावर m/n सेम चीज़ आ जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो एक बात याद रखना कि अगर जैसे ये देखो, अगर nवां मूल a का निकालना हो ना, तो इसको कभी भी a की पावर 1/n लिख सकते हो। मतलब कि अगर वर्गमूल निकालना हो a का, तो इसको a की घाते 1/2 लिख सकते हो। अगर घनमूल निकालना है a का, तो a की घाते 1/3 लिख सकते हो। तो वही ये जो 1/n लिखा है, इसका मतलब कि nवां मूल है किसका, a का, और इसकी पावर m। इस तरह से आप एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। जब सवाल हल करेंगे तब काम आएगा। या a की पावर m/n है ना, तो एक बात करो, एक काम करो, a की पावर तुम m रहने दो और होल पावर में 1/n कर दो, क्योंकि गुणा करोगे तो m करने m/n वही चीज़ आ जाएगी। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर चाहो तो a की पावर m तो है ही, और 1/n का मतलब nवां मूल। तो इस तरह से भी आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। और देखो यहाँ पर बेटा मैंने एक्सप्लेन किया कि nवां मूल अगर a का निकालना है तो a की घाते 1/n, इस तरह से आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। बड़े काम का है ये, कहीं ना कहीं सवाल लगाने में यूज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो, तीसरा मूल 2 का निकालना, तो 2 की घाते 1/3 आप लिख सकते हो। जैसे 4 की घाते 3/2 अगर है, 4 की घाते क्या है, 3/2 है। तो देखो ध्यान से समझो, इस वाले ये जो मैंने रूल बताया है, इसका मैं इस एग्जाम्पल से
इस एग्जाम्पल से मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो 4 की घाते 1/2 और इसकी घाते में 3 लिख दूँ, और 4 की घाते 1/2 का मतलब कि दूसरा मूल यानी कि वर्गमूल 4 का, और इसकी घाते में 3 लिख दूँ। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 की घाते 3 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। इसका मान आ गया। अब देखो इसी को 4 की घाते जो 3/2 है, अगर इसी को मैं क्या करूं 4 के घाते 3 पहले लिख दूं और इस पूरे के घाते 1/2 लिख दूं। 3 भाई 3/2 को 3 गुणे 1/2 नहीं लिख पाओगे क्या? 3 करने 3/2 वही तो है। तो 4 के घाते पहले 3 और उस कुल के घाते 1/2, क्योंकि a की पावर m और होल पावर n में क्या होता है mn, दोनों का गुणा होता है। 3 गुणे 1/2 करोगे तो वापस से 3/2 ही आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, 4 चौके 16 चौके ये 64 हो गया, और इसकी घाते 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है कि दूसरा वर्गमूल, दूसरा मूल किसका 64 का, और 64 का वर्गमूल निकालोगे 8 रखते 64 कितना आता है 8। तो यहाँ भी आंसर 8 आया, यहाँ भी आंसर 8 आया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ये वाला पॉइंट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल को हल करते टाइम कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए, किस तरीके से आसानी से हल हो हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये पूरा लॉजिक आपको बताया। इस तरह से भी आप सवाल को हल कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब कुछ सवालों को हल करके देख भी लेते हैं। और अगर आपका धैर्य टूट रहा हो तो बस बता दूं कि यही 3-4 सवाल लगा लेंगे और आप आराम से, जो आपका पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.4 और 1.5 पूरा का पूरा एनसीईआरटी से, अदर देन एनसीईआरटी से आप खूब सवाल लगा सकते हो। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो, बात करो, बताओ, मैं आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए सरल करिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 की घाते 2/3 और मल्टीप्लाई में 2 की घाते कितना है, 2 की घाते 1/3 है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, a की पावर m इंटू a की पावर n सेम फार्मूला, या a की पावर p इंटू a की पावर q सेम फार्मूला लगाऊं तो अब क्या हो जाएगा, a की पावर 2 की घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं 2/3 और धन में 1/3 और बराबर में 2 की घाते। अब देखो ये आधार एक जैसा है तो इस भिन्न को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3/3 लिख सकते हैं। अब 3/3 कट के 2 की घाते 1 आ गया, 2 की घाते 1 का मतलब 2, तो इसका आंसर आ गया 2। सरल कर दिया हमने। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं, a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, तो 1/5 में 4 से गुणा हो जाएगा, तो 3 के घाते क्या लिख सकता हूँ मैं 4/5 लिख सकता हूँ। हो गया सरलीकरण। तीसरा सवाल देखो, ये आधार सेम है, तो आधार सेम है तो घातें घट जाती हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n में a की पावर m माइनस n यानी कि 1/5 तो रह जाएगा, नीचे से ये -1/3 लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर चाहो तो 1/5 माइनस 1/3 को थोड़ा सा हल कर दो तो 7 की घाते 5 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 15, 5 तिहाई 15, 3 माइनस 3 पचे 15, 5 और बराबर में 7 के घाते 3 में से -5 तो -2 कितना आ जाएगा 15। बस रहने दो, यही तुम्हारा आंसर है। 7 के घाटे 7 की पावर -2/15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें और ज़्यादा तोड़ मरोड़ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या है 13 है 17 है पर पावर सेम है, तो एक काम करो ना 13 इंटू 17 कर दो और पावर में 1/5 ही रहने दो। 13 इंटू 17 कर दो, पावर में 1/5 ही रहने दो। तो एक काम करो, अब इसका 13 गुणे 17 कर लो, तो 17 तियाँ 51, 5 17 करने 17, 5 22, 221 आएगा और इसकी घाते कितनी आ गई 1/5 आ गई, तो 221 की घाते 1/5 यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर ये 32 की घाते 2/5 इसका मान ज्ञात करने को बोल रहा है। वो कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा अलग है, ये कह रहा है मान ज्ञात कीजिए किसका 32 के घाते 2/5 का। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, इसको चाहो तुम देखो 32 के घाते चाहो तो 1/5 और इसकी घाते 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, क्योंकि भाई 1/5 गुणे 2 लिख दोगे, ये 2/5 वही चीज़ आ जाएगी। और 1/5 का मतलब कि 5वां मूल किसका, 32 का, और जो आएगा उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जो आएगा उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5वां मूल का मतलब कि देखो 32 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, ये 5वां मूल, और 32 को क्या लिख सकते हो तुम, 32 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इसकी पावर में क्या है, 2 है। अब देखो ना 1 2 3 4 5, 5वां मूल का मतलब 5 जोड़ा मिला के 1, तो इन पांचों का एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देख लो 1 2 बाहर आ जाएगा, और इसकी घाते 2, और 2 दूना कितना आ गया, 4। तो कोई पूछे 32 की घाते 2/5 का मान कितना है, तो तुम आंसर दोगे कितना है, आंसर दोगे कितना है, 4 है। या इसका एक और तरीका हो सकता है, देखो 32 की घाते 2/5 वाला, ये जो यहाँ पे आंसर निकाला है, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं ना भाई। 32 की घाते 1/5, और इसकी घाते मैंने 2 करी है भाई, 2/5 को मैंने 1/5 गुणे 2 लिखा है। अब मैं चाहूँ तो इसको 2/5 को 2 गुणे 1/5 भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि 32 की घाते मैं 2 लिख दूँ, ऐसा नहीं, 32 की घाते 2 लिख दूँ, और इसकी घाते मैं 1/5 लिख दूँ, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/5 ही लिखा है मैंने। अब 32 के घाते 2 करोगे ना, तो 32 के घाते 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 32 गुणे 32 कर लो, 32 और गुणे 32 कर लो, 2 दूना 4 2 तिक्का 6, 3 दूना 6 3 त्रिक्का 9, तो 4 6 6 12 और 9 1 10, 1024 आ गया। तो 1024, इसकी घाते 1/5 लिख सकते हो। 1/5 का मतलब क्या है, 5वां मूल किसका, 1024 का। यानी कि तुम क्या करना, 1024 का गुणनखंड करना, और जोड़ा कितने का बनाना है, मतलब जो संख्या को बाहर निकालोगे वो 5 बार जब मिलेगी तुमको लाइन से, तो एक जोड़ा बना के उसको बाहर निकालना। तो 1024 का गुणनखंड करके और जोड़ा निकाल के बताओ कि क्या वहाँ से भी आंसर 4 सेम आता है कि नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला जो रूल था, यहाँ पर अभी मैंने ये देखो इस तरह से करो चाहे इस तरह से, आंसर सेम आ रहा है। तो इस सवाल में भी एक बार क्रॉस चेक करके तुम बताना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा आंसर इस वाले नियम से भी 4 आ रहा है कि नहीं। वैसे ये आसान था, इसको प्रीफर करना, इस तरह से लगाना ईजी था। ये थोड़ा सा 1024 का ये थोड़ा बड़ा मेथड है, बट मैंने आपको बस क्रॉस चेक करने के लिए बताया। ओके, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना वीडियो को। अगर यहाँ तक बने हो, ढेर सारा शेयर करोगे तो जितना वीडियो ज़्यादा पॉपुलर होगी तो मुझे उतना ही उत्साह मिलेगा, उतना ही मेरा मन करेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और ज़्यादा मन से आपको पढ़ाऊँगा। ओके, ज़्यादा टाइम अब नहीं लेते हैं आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।